स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स के पहला चैप्टर या फिर क्लास 10 के साइंस के अध्याय 10, ठीक ना, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। जो फिजिक्स में पहला चैप्टर यही है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन कि पूरा ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है ना, ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है ना, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 जल्दी ही मैं बना दूंगा। इसमें मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें जितने भी परावर्तन के जितने भी नियम है, जितने भी उसके टॉपिक वाइज है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि 100% में से 100% मार्क्स लाना किसमें, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में, तो इस वीडियो के साथ बने रहे। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर हम आपको जितना भी चीज़ यहाँ बताएंगे, अगर आप उसको ध्यान से सुने और ध्यान से वो चीज़ को नोट करें, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की जितने भी क्वेश्चन है वो सारा आप हल करके आएंगे, यानी कि सॉल्यूशन निकाल के आएंगे और एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है प्रकाश। प्रकाश क्या है, जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आपके घर में टॉर्च होगा, ठीक है ना, टॉर्च इस प्रकार का रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, टॉर्च रहता है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलता है ये पूरा लाइट जो मेरे आंखों तक, सबके आंखों तक पहुंचता है, तब भी कोई वस्तु हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रकाश आप लोग को समझ में आ गया कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो प्रकाश किरण, ठीक है ना। प्रकाश किरण क्या है? सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश सरल रेखा पर चलने वाले, सरल रेखा कहने का मतलब सीधी रेखा पर, कहाँ सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे आप एक कागज का रोल बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाए होंगे बचपन में कागज का इस प्रकार रोल, ठीक है। इस प्रकार आप अपना आंख से यहाँ देखिए, इधर दिखेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ आप इसको टेढ़ा कर देते हैं तो नहीं दिखेगा, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तथा प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे कोई यहाँ से टॉर्च, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो ये पूरा जो समूह है ये किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरणें, तो सर आप लोग बोलेंगे सर ये प्रकाश किरणें क्या है? तो जो प्रकाश आती है, ठीक है ना, वही किरण परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह कहने का मीन्स स्थल से टकराकर वापस लौट जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए ये मेरा है परावर्तक सतह, ठीक है, फिगर में बना रहा हूँ, ये मेरा है परावर्तक सतह। उधर से कोई प्रकाश किरण आया, फिर यहाँ से ये से चल गया, फिर आया, फिर ये से चल गया, यानी कि इधर से आ रहा है, ये हो गया आपतित किरण, और गया वो परावर्तित किरण, आया गया। तो इस पूरे घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसका जो परिभाषा है वो लिख लीजिए। प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके कुछ नियम कानून भी है, ठीक है, इसके लॉ है, कुछ नियम। चलिए देखते हैं नियम। तो यहाँ फिगर में सफा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, यही होगा नियम, हाँ यहाँ नीचे ही है। परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। पहला नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या होगा इसका आंसर? दो नियम, ठीक है ना। तो पहला जो है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर ये आपतन कोण क्या होता है? तो मैं अभी सब बताऊंगा आप लोग को। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है? तो मैं अभी सब बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो पहला नियम मेरा क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ठीक है। तो मान लिया जाए ये मेरा परावर्तक सतह है, ठीक है, ये मेरा परावर्तक सतह है।
उधर से कोई प्रकाश किरण आया, यहाँ टकराया, फिर वापस लौट गया। तो इधर से जो आया, ठीक ना, ये वाला जो आया ये हो गया मेरा आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्या हो गया मेरा आपतित किरण, ठीक ना। पूरा नहीं लिखता हूँ, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं, आपतित किरण, ठीक ना, आपतित, ये हुआ आपतित किरण, ठीक ना, आपतित किरण। और इधर से जो गया टकरा के, यहाँ से जो गया ये हो गया परावर्तित किरण। क्या हुआ, परावर्तित किरण हुआ, ठीक ना, परावर्तित। तो इधर से जो आया ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण। और इधर से ये जो गया ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ फिगर अच्छा से नहीं बन रहा है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लंब आएगा ये, ठीक ना, ये अभिलंब आएगा, इसी को कहते हैं अभिलंब, ठीक ना। अभी मैंने बताया आप लोग को कि अभिलंब पर होता है तीनों तल, तो ये हो गया अभिलंब, ठीक है। और यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये वाला कोण हो गया आपतन कोण, इसको क्या कहते हैं, कोण आई। और ए वाला कोण हो गया परावर्तन कोण, इसको कहते हैं कोण आर। और यहाँ जो बिंदु है ये हो गया आपतन बिंदु, क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये आपतन बिंदु हो गया। अब कोण आई यानी कि आपतन कोण बराबर कोण आर यानी कि परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बताए थे, आपतित किरण, आपतित किरण कौन वाला किरण, ये वाला किरण। और परावर्तित किरण ये वाला किरण, तथा आपतन बिंदु, यहाँ आपतन बिंदु, यहाँ बाल आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब डाला गया, तीनों एक ही तल में बने होते, ठीक है, एक ही तल में बने होते। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो किरण आता है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, फिर टकरा के गया उसको परावर्तित किरण, फिर यहाँ एक अभिलंब आएगा इस प्रकार। अब यहाँ पर जो बिंदु बना ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ जो कोण बना क्या हुआ, परावर्तन कोण। और यहाँ जो कोण बना वो आपतन कोण, कोण आई। आपतन कोण को कोण आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को इसके नियम। अब अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसके परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, ठीक है ना, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में बना देता है, टेढ़ा बन जाता है, परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के यहाँ कुछ गुण जानना है, ये गुण आता है एग्जाम में, इसका प्रॉपर्टीज। तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला गुण क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण क्या है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। और चौथा क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी बनाता है। और पांचवा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब बायां का दायां होता है। तो ये पांच गुण, ये पांच गुण आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से कि पहला जो नियम है वो क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा जो है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तीसरा आभासी और सीधा होता है। चौथा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी बनता है। और पांचवा पार्श्व परिवर्तित होता है, कि दायां और बायां। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी समतल दर्पण के सामने एक बीम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक ना, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये 15 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है। जब ये 15 सेंटीमीटर बना तो इधर भी 15 सेंटीमीटर में ही बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा गुण आप लोग पढ़िए, तो इसको नोट कीजिए। सबसे पहले वीडियो को रोक के आप लोग नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक की ओर चलता है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण वैसे दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या है, पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या किसको कहते हैं, तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह झुका होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह झुका होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण, एक फिगर बनाते हैं अवतल दर्पण का, परावर्तक सतह इसका झुका होता है, ये हो गया मेरा अवतल दर्पण, ठीक है। अब दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह यहाँ क्या है, उभरा हुआ है। एक फिगर इसका भी बना देते हैं। एक मिनट, ये टेढ़ा हो रहा है, अच्छी तरीके से यहाँ बनाता हूँ मैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है।
अवतल दर्पण भी जान गए, उत्तल दर्पण भी जान गए। अब यहाँ कुछ पद है, पद आने की टर्म्स, कुछ इस सब का पद है। पहला पद है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी अक्षर द्वारा, कौन से अक्षर द्वारा? पी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? ध्रुव को। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मान लिया जाए मेरा ये गोलीय दर्पण, ये है अवतल, ठीक ना। अब यहाँ से इसका मध्य बिंदु यहाँ आया, तो यही हो गया मेरा क्या? ध्रुव। ध्रुव को पी अक्षर द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ध्रुव। अब अगला जो दूसरा पद है, वो दूसरा पद क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, ठीक ना, ये मैं एक गोला बना देता हूँ। अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है, ये गोला है, तो ये इसका जो यहाँ केंद्र है, ठीक ना, यहाँ केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी यही वाला हो गया मेरा क्या? वक्रता केंद्र हो गया। इसको सी अक्षर द्वारा दिखाते हैं, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक ना, सी अक्षर द्वारा दिखाते हैं। तो ये मेरा हो गया गोलीय दर्पण, ठीक ना, इसको मैं रंग दिया। अब यहाँ पर ही हो जाएगा क्या? वक्रता केंद्र। अब यहाँ एक रेखा भी आएगा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र। और अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े कि ये हो गया मेरा ध्रुव, यानी कि पी। दो नियम हमने पढ़ लिया, दो पद। अब तीसरा पद क्या है? वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल, सरल मतलब सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सबसे पहले हम फिर से गोलीय दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण बनाए, गोलीय का ही दर्पण है ये। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि इसका जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। फिर पढ़ा था मैंने कि यहाँ जो था वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब कहता है कि मुख्य अक्ष, ये दोनों रेखा, सीधी रेखा को मिलाने वाला मुख्य अक्ष कहता है। यानी कि ये दोनों रेखा जब मिलेगा, ये दोनों बिंदु पर ये रेखा जब मिलेगा, तो यही मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये रेखा ही क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं? मुख्य अक्ष को भी पी अक्षर द्वारा ही दिखाते हैं, लेकिन इसको यहाँ डबल पी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ मुख्य अक्ष ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट में मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये रेखा मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और यहाँ बीच में जो भाग है ये हो गया वक्रता, सॉरी ध्रुव, ये हो गया ध्रुव। और यहाँ गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो अभी तीन नियम हमने पढ़ लिया। अब चौथा नियम क्या है? वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर अक्षर, कौन से अक्षर? बड़ा आर, ठीक ना, बड़ा आर अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो फोकस दूरी एफ को बोलते हैं। ये मैंने भी आपको बताऊंगा, अभी तुरंत मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है। ये मेरे गोलीय दर्पण है। तो जितने भी नियम पढ़े हुए हम बनाएंगे यहाँ। तो सबसे पहले ये जो सीधी रेखा है, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ जो मध्य भाग में है, ये हो गया वक्रता, ये ध्रुव हो गया। अब यहाँ जो है ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ कहता है कि वक्रता त्रिज्या ये सब दोनों के बीच में है, यानी कि यहाँ ये सब दोनों के बीच में। कहने का मतलब यहाँ वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक जितना भी दूरी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। अब चौथा, पांचवा जो है वो है मुख्य फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आई है, ठीक ना, ये गारंटी है कि आएगा। मुख्य फोकस पूछा जाता है। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ समझिए, किसी गोलीय दर्पण कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले हम ये गोलीय दर्पण बनाए। ये मेरा हो गया गोलीय दर्पण, अवतल है, ठीक है, अवतल दर्पण है। हमने पढ़ा था इसका जो मध्य भाग है वो क्या है? ध्रुव है। अब यहाँ जो इसका केंद्र है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। अब ये दोनों रेखा मिलेगा, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। और एक और नियम पढ़ा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ तक, वो आर कहलाएगा। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ कहता है मुख्य फोकस कहाँ होगा? गोलीय दर्पण
कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मेरा ये जो देखा है ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऊपर से लें या नीचे से लें, जहां से भी आप ले सकते हैं। तो हम ऊपर से ही लेते हैं, इसके समांतर ये लिखा है। अब ये परावर्तन होता है, यानी कि ये इधर से गया लेकिन यहाँ से परावर्तन होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो यही क्या हो गया, मेरा मुख्य फोकस हो गया। गोलीय दर्पण जिस किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से भी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ ये काट रहा है, तो यही क्या हो गया, मेरा मुख्य फोकस। या काटती हुई प्रतीत होती, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, काटती हुई प्रतीत होगी, तो ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर लिए, ये परावर्तन होके गया, यहाँ पर इसको काटेगा, तो ये जो यहाँ बीच वाला भाग है ये क्या हो गया, मेरा मुख्य फोकस। तो मैंने 5 नियम पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला लास्ट नियम है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। कौन सा एफ, छोटा एफ अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, आर, तो आधी यानी कि r/2। अब यहाँ अच्छा से समझिए, सबसे पहला नियम यहाँ मैंने क्या बताया था आप लोग को, इस पद में से पहला नियम बताया था कि यहाँ जो मध्य वाला भाग है ये क्या होगा, ध्रुव होगा, इसको पी अक्षर दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ जो केंद्र होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, इससे सी अक्षर दिखाते हैं। अब ये सीधी रेखा इसको जो मिलाएगी दोनों को, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया मेरा, ये रेखा मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में मुख्य अक्ष लिख देता हूँ। अब हमने बताया था कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है परावर्तन होकर जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा बीच में क्या हो जाएगा, फोकस। अब यहाँ सी से लेकर पी तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर कहलाएगा। अब एफ और पी के बीच, एफ यानी कि मुख्य फोकस और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ दोनों बीच में जो है ये एफ होगा, और यहाँ सी से लेकर पी के बीच में जो यहाँ होगा ये आर होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए एफ बराबर फोकस दूरी, और बड़ा एफ किसको कहते हैं, मुख्य फोकस को, सी वक्रता केंद्र। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या यहाँ कितना दिया गया, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, आर बड़ा आर द्वारा दिखाते हैं वक्रता त्रिज्या, ये दिया गया यहाँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि छोटा एफ, फोकस दूरी बोला है, मुख्य फोकस बोलता तो क्या होता, बड़ा एफ। यहाँ फोकस दूरी बोला है इसलिए छोटा एफ होगा, ठीक है। अगर मुख्य फोकस बोलता तो बड़ा एफ होता, यहाँ फोकस दूरी बोला इसीलिए ये छोटा एफ होगा। तो छोटा एफ यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है, इसको हम डॉट मान लेते हैं। तो हम छोटा एफ का सूत्र भी आप लोग को बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। ये हमने आपको बताया था, जस्ट अभी तुरंत बताया था। आइए दिखाते हैं कहाँ बताया था, हाँ यही ऊपर में ही बताया था। देखिए यहाँ यहाँ आपको हम बताए थे, देखिए एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, ये सूत्र मैंने भी आपको बताया था। तो यहाँ हम करेंगे क्या, मेरा यार दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, एफ ज्ञात करना है। तो एफ बराबर मेरा क्या होता है, r/2। तो r/2 करेंगे तो r का मान कितना है, 20, 20/2, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या है मेरा फोकस दूरी है। तो 10 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हल वैसे दिया गया है, देखिए हल किए हैं इसको। अब अगला टॉपिक या फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी फोकस ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो फोकस छोटा एफ बराबर क्या जानते हैं सूत्र, कि r/2 होता है। एक मिनट, एफ पहले अच्छी तरीके से लिखता हूँ। एफ बराबर r/2, ये सूत्र हमने पढ़ा था, ठीक ना। तो यहाँ r कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे तो 16, तो 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फोकस बराबर, फोकस बराबर मेरा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर।
आंसर। वैसे यहाँ हल मैंने किया है, देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या मेरा यहाँ दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2। तो चूंकि f बराबर r/2, तो r का मान यहाँ बैठाया मैंने 32/2। 2 से काटे तो 16 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख कैसे बनता है? तो पहला जो नियम है वो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण रहेगा तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती, कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है? गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है। यहाँ हम दो दर्पण पढ़े हैं, दो दर्पण का उदाहरण लेंगे। पहला क्या लेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह झुका होता है, ठीक है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर बोला है, तो मेरा ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। बीच वाला भाग हमने क्या बताया था आप लोग को? यहाँ मध्य भाग, ये ध्रुव, और यहाँ बताया था फोकस एफ, और यहाँ वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष ये वाला है, ठीक ना, ये वाला मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैंने एक रेखा लिया। अब ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, ये हो गया पहला नियम। अब ये किस में हुआ? अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण बीच वाला भाग जो हो गया ये हो गया ध्रुव, ठीक ना, और यहाँ हो गया ये मेरा फोकस, ठीक है। और यहाँ जो केंद्र हुआ ये वो करता केंद्र। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हमने लिया, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये परावर्तन के बाद उधर जाएगा, ठीक ना, परावर्तन के बाद उधर जाएगा, ये ए साइड में जाएगा, लेकिन प्रतीत किधर होगा? ए से डॉट डॉट से इधर प्रतीत हुआ कि लगता है फोकस से गुजरा है, यानी कि डॉट डॉट से इधर प्रतीत होगा। तो ये है मेरा अवतल दर्पण, ये मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, और ये फोकस से प्रतीत होगा, ठीक है। अब अगला नियम क्या दिया? अगला दिया फोकस दिशा में आपतित किरण। फोकस दिशा में आपतित किरण, गोलीय दर्पण मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या गुजरते हुए प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। जैसे ये मेरा दर्पण है, ठीक ना, ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है। इस बार ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहाँ बीच वाला भाग हो गया ये ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मेरा फोकस, मुख्य फोकस, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र। तो यहाँ बोला है मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो यहाँ मुख्य फोकस से जब ये गुजरेगी तो किसके समांतर आएगी? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, ऐसे। ये तीर वाला निशान देने आप लोग नहीं भूलिएगा, जिधर जाएगा ये तीर वाला निशान देना है, ठीक है। तो ये मेरा अवतल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बीच वाला भाग मेरा ध्रुव हुआ, ये यहाँ मेरा फोकस हुआ, ये यहाँ मेरा वक्रता केंद्र हुआ। तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर, एक मिनट, जब ये फोकस से गुजरेगा, ठीक ना, मान लिया जाए ये फोकस से इसे गुजर रहा है, ठीक ना, तो इधर ये प्रतीत होगा, ऐसे ऐसे प्रतीत होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो ये जब फोकस से गुजरेगा तो इधर प्रतीत होगा, लेकिन ये घूमेगा किधर? इधर मुख्य अक्ष के समांतर घूमेगा, ठीक है। ये मेरा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये घूमा, ठीक है। तो ये दोनों नियम, दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहने का मतलब, जब ये वक्रता केंद्र में गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब, मान लीजिए हम अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है, इसको मैं रंग देता हूँ। ये मेरा हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया मेरा ये फोकस, मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से कोई रेखा गुजारेंगे, मान लीजिए ये रेखा मेरा वक्रता केंद्र से गुजरा, तो ये इधर से गया, लेकिन ये वापस फिर इसी पथ पर आएगा, फिर इसी में ये घूमेगा, मतलब सेम इसी में, कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये उसी पथ पर ये लौट रहा है, तो ये अवतल में होता है। अब उत्तल में क्या होगा? उत्तल इस प्रकार का होता है, ठीक है, बनाता हूँ। ये मेरा ध्रुव हुआ, बीच वाला भाग, मध्य भाग, ये मेरा यहाँ फोकस हुआ, और यहाँ मेरा ये वक्रता केंद्र, ये मेरा वक्रता केंद्र। ये पहले रंग देता हूँ, ये रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। जब भी ये इधर से आएगा तो ये फिर उसी पथ पर, जैसे ये गया, फिर ये उसी पथ पर इसे परावर्तन होकर इसे पर ही लौटेगा। मेरा हाथ से यहाँ टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से बनाइएगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये है तीसरा नियम। लास्ट नियम, चौथा नियम क्या है? कि ध्रुव के आपतित किरण, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन
के बाद परावर्तन जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है बनाते हुए गुजरेगी। जैसे मान लिया जाए ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है, अच्छी तरीके से पहले बनाऊंगा, ये घूम नहीं रहा चित्र, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, फोकस है। अब ये जब यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से, तो ये हो गया आपतित किरण, और यहाँ से गुजरेगी तो ये परावर्तित किरण। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, और यहाँ परावर्तन कोण होते हुए ये गुजरेगा। तो ये मेरा किसमें हो रहा है? अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण में पीछे साइड बनेगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर ही दिखा रहा है, जैसे उत्तल दर्पण हम यहाँ बनाए हैं, ये मेरा उत्तल दर्पण हुआ, इसको मैं रंग देता हूँ। बीच वाला भाग ये हुआ ध्रुव, ये हुआ फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र। तो जब ये इधर से आएगा आपतित किरण, तो ये परावर्तन होकर इधर जाएगा, और यहाँ कोण आई बनेगा, और यहाँ कोण आर आने की, ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण। तो ये 4 नियम आप लोग को बताए। तो पहला नियम हम बताए थे कि जब कोई दर्पण में, ठीक ना, फोकस से गुजरता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, जैसे ये मेरा मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, यहाँ पर फोकस से गुजरेगा, ठीक है। अब हम बताए थे दूसरा नियम कि अगर फोकस से गुजरा, जैसे मेरा यहाँ फोकस है, ठीक ना, फोकस से अगर गुजरा तो ये किससे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मैंने दूसरा नियम बताया था। अब तीसरा नियम क्या बताया था? अगर वक्रता केंद्र में जाएगा, ठीक ना, वक्रता केंद्र में, तो ये उसी पथ पर लौटेगा। जैसे ये इधर से आया, फिर ये इधर से इधर ही जाएगा, यानी कि उसी पथ पर लौटेगा, ठीक है। और चौथा नियम बताया था मैंने, चौथा नियम की आपतित किरण आया ध्रुव के पास, फिर परावर्तित हुआ, और यहाँ आपतन कोण बनाया, और यहाँ परावर्तन कोण। ये चौथा नियम। 4 नियम बताया, आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वो मैंने किरण आरेख बताया था। क्या बताया वो मैंने? किरण आरेख बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे दर्पण नहीं आया, तो वस्तु एकदम इधर दूर में हो, अनंत पर हो, तब कैसे बनेगा प्रतिबिंब? कहाँ बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं हम, जब वस्तु अनंत पर हो। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये बीच वाला भाग मेरा मध्य भाग क्या हुआ? ध्रुव हुआ। ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा वक्रता केंद्र हुआ। अब अनंत पर है, मान लीजिए वस्तु एकदम इधर दूर में है, तो इतना बड़ा वस्तु है, तो इधर से आएगा सीधे मुख्य अक्ष के समांतर, ये सीधे आएगा। लेकिन वस्तु को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वस्तु को नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम क्या दिखाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो आप लोग को मैं पहला किरण आरेख में नियम क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है। इधर ये चिन्ह दे दीजिएगा, इधर गुजर रहे हैं। अब क्या करेंगे? फिर से ये मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे, फिर से ये मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो फिर से कहाँ गुजरेगा? फोकस से। तो ये यहाँ गुजरा, ठीक है, यहाँ गुजरा। अब ये दोनों बिंदु यहाँ पर कट रहा है, कहाँ पर? एफ पर। तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा? स्थिति इसका क्या होगा? इसका स्थिति होगा कहाँ पर? एफ पर, ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस पर। इसका आकार क्या होगा? आकार जो होगा ये बहुत छोटा होगा। आकार क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और प्रकृति क्या होगा? प्रकृति यहाँ होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है, यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फिगर आप बना लीजिए। मैं यहाँ पेंसिल से जो बनाया हूँ यहाँ जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने ये पेंसिल से बनाया है, ठीक है। स्थिति एफ पर है, आकार बहुत छोटा है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा है। अब दूसरा है जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। अनंत और सी के बीच, जब अनंत और सी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो यहाँ देखिए मैंने फिगर में बताया है। जैसे ये मेरा फिगर है, तो यहाँ ये मेरा क्या है? ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये मेरा फोकस है, सॉरी ध्रुव है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ध्रुव है। और ये मेरा मुख्य, ये मुख्य अक्ष, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा वक्रता केंद्र। अब बोलता है वो अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच, यानी अनंत इधर होता है, वक्रता केंद्र यहाँ, तो इसके बीच कहीं रखेंगे, जैसे हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रखें। तो ये इसके समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरा, ठीक, इसे फोकस से गुजरा।
अब हम क्या करेंगे, इसको फोकस से एक बार गुजारेंगे तो ये किसके समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये बिंदु यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर ये वस्तु बनेगा, जहां पर कटा वहां पर बनेगा। तो इसका जो स्थिति होगा वो कहाँ होगा, देखिए जहां पर वस्तु बना, जैसे यहाँ सी है और यहाँ एफ, इसके बीच ऐसे वस्तु बना है, तो सी और एफ के बीच इसका स्थिति होगा। आकार क्या होगा, देखिए वस्तु मेरा इतना बड़ा था, ठीक ना, और यहाँ कितना छोटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। अब ये कैसा है, प्रकृति क्या है, तो इस प्रकार यहाँ वस्तु बना है, इस प्रकार, ठीक ना, इतना बड़ा बना है, इतना बड़ा, जबकि वस्तु हमने इतना बड़ा रखा था, तो छोटा बना। और उल्टा बना, देखिए उल्टा बना है ना, वास्तविक इसी प्रकार का बना है लेकिन उल्टा बना है। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक मतलब उसी प्रकार का बनाना बनना, लेकिन उल्टा बनना, ठीक ना, वास्तविक और उल्टा। अगला है जब वस्तु सी पर रखेंगे, जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, जब वस्तु सी पर रखेंगे तो जैसे मेरा है अवतल दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है, तो यहाँ मध्य वाला भाग हो जाएगा ध्रुव, यहाँ मैंने रख लिया फोकस, यहाँ मेरा वक्रता केंद्र यानी कि सी। अब यहीं पर एक इतना बड़ा वस्तु रख दिए, ठीक ना, इतना बड़ा यहाँ रखें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब एक बार फोकस से कोई रेखा गुजारते हैं तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब यहाँ कट कहाँ रहा है, देखिए यहाँ पर ये दोनों रेखा कट रहा है, ठीक ना, जहां पर कटेगा वहीं पर वस्तु बनेगा सेम इतना बड़ा। तो इसका स्थिति क्या होगा, ए और बी, ये मेरा वस्तु का नाम है, तो यहाँ हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ये वस्तु का नाम है, ठीक है। तो इसका स्थिति क्या होगा, स्थिति जो होगा वो कहाँ पर बना है, सी पर, तो ये होगा सी पर। कितना बड़ा है, एकदम सेम, इतना बड़ा रखें तो इतना बड़ा ही बना, सेम बना, लेकिन किस कैसे बना, उल्टा बना। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति सी पर, आकार वस्तु के बराबर, प्रकृति क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कहने मतलब जैसे इस प्रकार का तीर है तो इसी प्रकार का तीर बना, ठीक ना, इसी प्रकार का तीर बना लेकिन उल्टा बना, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा ही समझ में आ गया होगा। अब जब वस्तु सी और एफ के बीच रखेंगे, अब वस्तु कहाँ रखें, सी और एफ के बीच, तो सबसे पहले दिखाते हैं सी और एफ। ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा फोकस है, और यहाँ वो कर्ता केंद्र यानी सी है। तो सी और एफ के बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बीच में रख सकते हैं, तो हम यहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखें। चलिए ये फिगर में रखते हैं, यहाँ रखें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा सबसे पहला बात। तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, ये फोकस से गुजरा। अब फोकस से एक बार रेखा को गुजारते हैं तो ये कहाँ से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो ये वस्तु ये इससे बनेगा इतना बड़ा। देखिए वस्तु कितना, यहाँ कितना छोटा है, यहाँ कितना छोटा है, यहाँ कितना बड़ा बना, बड़ा बना। अब किसे बना है, सी से पहले, सी से पहले, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, सी से परे, स्थिति इसका क्या होगा, सी से परे या सी और अनंत के बीच। आकार क्या है, वस्तु से बड़ा, देखिए बड़ा बना है, ठीक ना। और प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा बना है, प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब अगला नियम है जब वस्तु एफ पर, एफ यानी कि मुख्य फोकस पर हूँ, जैसे ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण है, यहाँ ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा फोकस है, ठीक है, ये मेरा वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को हम सी एफ पर रखेंगे, ऐसे यहाँ वस्तु रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फिर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, यानी कि यहीं से गुजरा। अब एक नियम बताए थे आप लोग को, हम बार बार इस प्रकार का नियम का प्रयोग कर रहे थे, है ना, कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस में जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, लेकिन इस बार ये नियम हम प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या, जब वस्तु सी पर जाएगा, जैसे वक्रता केंद्र से जाएगा जी, ये सीधे गया, ये से वक्रता केंद्र में, ऐसे गया, फिर परावर्तन के बाद इसी पर लौटेगा, और ये आगे कभी नहीं कटेगा, ये आगे अनंत तक चलते रहेगा। कहाँ तक, अनंत तक चलते रहेगा, ठीक ना, ये अनंत तक चलते रहेगा। इसीलिए इसका स्थिति क्या होगा, अनंत पर। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा तो बड़ा। और प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक मतलब उसी प्रकार लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को 3 नियम बताया था, तीनों का प्रयोग करना। एक नियम बताए थे, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा नियम बताया था कि अगर फोकस से गुजरेगा तो कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा नियम बताया था, अगर कोई भी दर्पण हो उसमें अगर हम सी से गुजारेंगे, जैसे मेरा सी यहाँ है, ठीक ना, वक्रता केंद्र, तो इससे गुजारेंगे तो फिर इसी पथ पर ये लौटेगा, ठीक ना, इसी पथ पर फिर ये लौटेगा, ठीक है। 3 नियम बताए थे, तीनों नियम का प्रयोग करके हम बना रहे हैं। अब एक है जब वस्तु एफ और पी के बीच हो,
जब वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखें, एफ मतलब मुख्य फोकस और पी मतलब ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण को। ये मेरा अवतल दर्पण है, इसको मैं अच्छी तरीके से रंग लिया। ये मेरा है मुख्य अक्ष, ये बीच वाला जो भाग है ये मेरा है ध्रुव, ये मेरा फोकस, ये मेरा वक्रता केंद्र। तो यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच रखना हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रखते हैं हम। तो ये इधर से जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से यहाँ से गुजरा। अब एक रेखा को सी से गुजारेंगे तो ये सी से जाएगा, लेकिन आगे जाके ये दोनों रेखा कट जाएगा, यहाँ पर कटा, यहाँ पर ये दोनों कटेगा, यहाँ पर बनेगा वस्तु। इस बार एकदम सीधा वस्तु बना है, जैसे इतना बड़ा रखें तो इतना बड़ा इस बार बना, कितना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, तो ये सीधा बना, कैसे बना, सीधा, ठीक ना, सीधा बना। तो यहाँ हम इसका स्थिति क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ही बना, इधर बना तो दर्पण के पीछे ही हुआ, और आकार वस्तु से बड़ा। और यहाँ प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक और सीधा। इस बार उल्टा नहीं लिखेंगे क्योंकि सीधा बना, इसलिए ऐसे रखे थे तो ऐसे ही बना, इतना बड़ा ही बना, इतना बड़ा रखे थे तो इतना बड़ा बना, सीधा बना। ये नहीं कि उल्टा बना, उल्टा नहीं बना था, सीधा बना था, ठीक ना, सीधा बना था, तो ये सीधा लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, जिसे जब वस्तु अनंत पर रखेंगे। मान लीजिए मेरा ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से पहले रंग लेता हूँ। ये मेरा हो गया क्या, ध्रुव, ये मेरा हो गया फोकस, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो वस्तु हम अनंत पर रखें, मानिए इधर रखें, ठीक है, कहीं रखें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ही, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर ही गया। तो आप लोग को हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये इधर परावर्तन हो जाएगा, इधर, लेकिन लगेगा कैसा, प्रतीत होगा कि ये फोकस से गुजरा है, ठीक ना, तो ये फोकस से गुजरेगा। अब फिर एक बार मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, इधर आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो इधर आएगा, लेकिन प्रतीत कैसे होगा, फोकस में गुजरा है। तो यहाँ दोनों बिंदु फोकस पर कट रहा है, ठीक ना, तो ये एफ पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, स्थिति क्या होगा इसका, एफ पर। देखिए यहाँ स्थिति एफ पर हुआ, आकार क्या हुआ, बहुत छोटा बनेगा। और प्रकृति यहाँ वास्तविक और सीधा ना हो कि क्या होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इधर बन रहा है, ठीक ना, यहाँ बन रहा है, तो ये आभासी होगा, ठीक ना, क्या होगा, आभासी। हम अवतल दर्पण में इधर बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, वास्तविक, और इधर ये आभासी होगा, ठीक ना। तो ये आभासी और सीधा, ये हमेशा सीधा बनेगा, ठीक ना, आभासी जहां भी रहा वहां हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक जहां रहा वहां उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। तो आभासी के साथ हमेशा सीधा, तो ये आभासी और सीधा बना। अब दूसरा है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जैसे मान लिया जाए मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये मेरा ध्रुव, ये मेरा फोकस है, ये मेरा वक्रता केंद्र है। तो यहाँ बोलता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, अनंत कहने के मतलब इधर पीछे, और ध्रुव यहाँ, तो इसके बीच मान लीजिए हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, लेकिन प्रतीत मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस उधर जाके गुजरेगा, ठीक ना, परावर्तन उधर होगा, लेकिन प्रतीत कैसे होगा, लगेगा कि फोकस से गुजरा है, ऐसे ऐसे ये फोकस से गुजरेगा। अब एक और नियम बताए थे, अगर सी से गुजारेंगे, जैसे मैंने यहाँ से सी से इसको गुजारा, ठीक ना, यहाँ सी से, यहाँ सी से गुजारे, सीधा नहीं बन रहा है, ठीक ना, मान लीजिए इसको हम सी से गुजारे तो फिर ये इसी पथ पर लौटेगा, इससे गुजरा तो इससे ही लौटा। तो ये यहाँ दोनों कट रहा है, ठीक ना, यहाँ पर दोनों ही रेखा कट रहा है, जहां पर कटेगा वहीं पर वस्तु बनेगा। तो ये से यहाँ वस्तु बना, कहाँ बना, पी और एफ के बीच में ये वस्तु बना। देखिए पी और एफ के बीच में ये वस्तु बना, ठीक ना, पी और एफ के बीच में ये वस्तु बना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्थिति क्या लिखेंगे, पी और एफ के बीच। और प्रकृति आभासी और सीधा, ई सेट बनाए तो क्या होगा, आभासी और सीधा, ई सेट बनता तो क्या होता, वास्तविक, ठीक है ना। दर्पण के सामने, दर्पण के दाईं ओर अगर बनेगा तो क्या होगा, आभासी, और दर्पण के बाईं ओर अगर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक। याद रखिएगा आप लोग। आकार क्या है, वस्तु से छोटा, क्योंकि हम यहाँ देखिए वस्तु से छोटा ही बना, जैसे यहाँ हम रखें इतना बड़ा रखें यहाँ, ठीक ना, इतना बड़ा वस्तु रखें तो ये यहाँ इतना छोटा बना, बहुत छोटा बना, छोटा बना ना, आभासी बना, मतलब सेम इसी प्रकार का ही बना, और सीधा बना है, ठीक है। तो ये रहा किरण आरेख द्वारा सब उत्तल और अवतल दर्पण में बनना। जैसे फिगर में देख लीजिए किस तरह मैंने बताया, सब यहाँ बनाया है। अब कुछ अवतल और उत्तल में हम अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण में
और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह झुका होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर इधर अवतल दर्पण क्या होता है? छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फिर अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या? आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण क्या होता है? उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये रहा अवतल और उत्तल में अंतर, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में पश्च दृश्य दिखने यानी साइड मिरर, जैसे वाहन का हैंडल इस प्रकार रहता है ना, इस प्रकार हैंडल रहता है, तो यहाँ पर दर्पण लगा रहता है, ठीक है, पीछे देखने के लिए, ठीक है। तो ये पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण के उपयोग ये टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में होता है, और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर ये किया जाता है? सौर भट्टियों में भी किया जाता है। कहाँ पर? सौर भट्टियों में भी किया जाता है, ठीक ना। और सेविंग मिरर यानी कि हजामती के लिए सैलून में भी किया जाता है। दंत विषेक यानी कि डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं, दांत चेक करने के लिए सौर भट्टियों में करते हैं। तो ये इसका उपयोग रहा है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी सेविंग मिरर में किया जाता है इसका उपयोग। अब आते हैं गोलीय दर्पण का चीन परिपाटी। तो हमने भी यहाँ दो दर्पण आप लोग को पढ़ाया, एक पढ़ाया अवतल दर्पण, ठीक, एक पढ़ाया उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो इसके कुछ चिन्ह है। क्या है? चिन्ह परिपाटी, कुछ नियम है। तो पहला है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाए। जब भी हम देखिएगा, हम जब भी बनाते थे, जैसे ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया था, तो आपको बोले थे ध्रुव और अनंत के बीच रखना। तो हम जब भी रखते थे वस्तु को इधर ही रखते थे, किधर? बाईं ओर ही रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि ये नियम था कि वस्तु को किधर रखा जाए? हमेशा बाईं ओर। इधर नहीं रखते हैं वस्तु को, इधर बनता है लेकिन इधर इधर वस्तु को नहीं रखते हैं, इधर बनता है वस्तु को इधर रखते हैं, ठीक ना। ये बाईं ओर ही वस्तु रहेगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ मापा जाता है? या दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तीसरा नियम है ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मान होता है। मान लीजिए ये मेरा ध्रुव है, ठीक ना, ये मेरा ध्रुव है, इसके दाईं ओर किधर हुआ? इधर। इधर ये दाईं ओर डी, दाईं ओर इधर डी, ठीक ना। इधर इधर क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। जिसे आप लोग पढ़े होंगे ना, ये कार्तीय तल पढ़े होंगे, तो इधर क्या होता था? दाईं ओर इधर धनात्मक होता था, ठीक है, धनात्मक धनात्मक, और इधर क्या होता था? ऋणात्मक और धनात्मक होता था। तो सेम इसी प्रकार जब दर्पण के दाईं ओर रहेगा तो क्या होगा? दाईं ओर इधर धनात्मक होगा, और इधर बाईं ओर रहेगा तो ऋणात्मक होगा। ये जान लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होते हैं, यानी इधर इधर रहेगा, ठीक है, इधर बाईं ओर रहेगा तो इधर ऋणात्मक होगा, इधर रहेगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती। मान लिया जाए ये मेरा अवतल दर्पण है, यहाँ हमको वस्तु रखे तो ये ऊपर की ओर है, तो ये क्या है? धनात्मक है। अगर ये नीचे की ओर रहता तो ये क्या होता? ऋणात्मक होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई है दूरिया क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि नीचे की ओर ऐसे रहा तो ये क्या होगा? ऋणात्मक, और ऊपर की ओर रहा तो ये धनात्मक। जैसे आगे आप लोग को बताते हैं, देखिए इधर क्या होगा? दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस। ऊपर की ओर रहा तो प्लस होगा, और नीचे की ओर वस्तु रहा तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये इसका चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह। अवतल दर्पण का ही हम बनाएंगे। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का भी सेम इसी प्रकार की होता है। अब दर्पण सूत्र में आते हैं। दर्पण सूत्र, यदि वस्तु की दूरी u, कौन सा u? छोटा u। यदि वस्तु की दूरी में हम छोटा u मान लिए और प्रतिबिंब की दूरी भी छोटा v, प्रतिबिंब की दूरी छोटा v, तो और फोकस दूरी छोटा f, तो दर्पण सूत्र क्या है मेरा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या मेरा है? दर्पण सूत्र है, ठीक है ना, दर्पण सूत्र। अब दर्पण के आवर्धन क्या होता है? तो किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटा एम अक्षर द्वारा, कौन से एम अक्षर? छोटा एम अक्षर द्वारा इसे दिखाते हैं। आवर्धन को छोटा एम अक्षर द्वारा दिखाते हैं। जैसे वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है।
और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश मान लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच, तो आवर्धन क्या हो जाएगा मेरा, एच डैश बट्टे एच, ये आवर्धन होगा। और फिर यदि वस्तु की दूरी यू मान लेते हैं, छोटा यू, और प्रतिबिंब की दूरी भी, तो आवर्धन क्या होगा, एम बराबर माइनस भी बट्टे यू। यानी कि इसमें पहला नियम क्या है, एम बराबर एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, और दूसरा नियम है एम बराबर माइनस भी बट्टे यू। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और नियम इससे निकालते हैं कि एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस भी बट्टे यू, ये तीसरा नियम हुआ। ठीक है, ठीक है, ये सब ये एच है, तो तीसरा नियम। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज बताते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहला बात ये आप समझिए, प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे कोई भी दर्पण लेते हैं तो यहाँ पर वस्तु रखते हैं, तो ये मान लिया जाए ये फोकस से गुजरा, फिर फोकस से गुजरेगा मुख्य से समांतर। मान लिया जाए हम कहीं यहाँ वस्तु रखे, मान लिया जाए ये यहाँ बना, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ बीम। बीम मतलब, बीम का मतलब क्या होता है, बीम का मतलब होता है वस्तु, ये ध्यान रखिएगा, बीम का मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब उसी प्रकार बनना, तो ये प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब, ठीक है ना, इसका छाप, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज कहने मतलब आकार। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कौन सा दर्पण लिया है, उत्तल दर्पण, ये मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल बना दिए हैं, उत्तल बोले है ना, उत्तल, हाँ, उत्तल दर्पण लिए। कैसे दर्पण का प्रयोग होता है, सूत्र का वो आप लोग देख लीजिए। उत्तल दर्पण, ये हुआ मेरा ध्रुव, ये हुआ मेरा फोकस, ये हुआ मेरा वक्रता केंद्र। तो यहाँ बोलता है कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 3 मीटर। तो आप लोग को हम क्या बताए थे कि P और F के बीच यहाँ जो दूरी दिया है, ये क्या दिया है, 3 मीटर। आप लोग को वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं ना, P और F के बीच, P यहाँ है और इससे F के बीच को ही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। और वस्तु की दूरी कितना दिया है, वस्तु की दूरी 5 मीटर दिया है। और प्रतिबिंब की दूरी जो दिया है वो यहाँ ज्ञात करना है, स्थिति ही है प्रतिबिंब की स्थिति ही प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। और फोकस दूरी यहाँ दिया है, यानी यहाँ होता है फोकस दूरी, आप लोग को बताए थे ये दोनों के बीच फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी यहाँ कितना दिया गया है, फोकस दूरी यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है 3 मीटर, 3 मीटर दिया है, तो F बराबर क्या होता है, R/2, तो ये हो जाएगा 3/2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, 1.5, 1.5। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, जो फोकस हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया है, वस्तु की दूरी -5 मीटर दिया है, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ F कितना दिया है, 1.5, यानी कि 1.5, 1.5 मीटर यहाँ दिया है। अब यहाँ दर्पण सूत्र कैसे बनेगा, दर्पण सूत्र यहाँ बनाने से पहले यहाँ चिन्ह का प्रयोग होगा। चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, मान लिया जाए ये मेरा क्या है, उत्तल दर्पण में यहाँ बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण में सब दाईं ओर होता है, ठीक ना। ये वक्रता त्रिज्या भी इधर दाईं ओर ही होता है, फोकस भी दाईं ओर ही होता है, और वस्तु जो है इधर, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये दाईं ओर होता है, तो ये सब दोनों क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ये 3 मीटर प्लस हो जाएगा, और ये F जो है ये भी प्लस होगा, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस में, यानी कि -5 मीटर। अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दर्पण सूत्र मेरा कितना क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। तो 1/v हमको ज्ञात करना है, 1/v रहने देते हैं, प्लस 1/u हमको दिया गया है कितना, u -5 दिया गया है, बराबर 1/f, f कितना दिया है, 1.5 दिया है। इस प्रकार ये भिन्न जोड़ बन गया, और अगर इसको हल कीजिएगा तो ये v बराबर 15/13 आता है, ठीक ना, 15/13। जब 15/13 आएगा तो v बराबर 1.15 मीटर आएगा।
जब पूरा हल करिएगा तो इसका स्थिति क्या होगा, 53 के दाईं ओर, यहाँ प्लस में आ रहा है इसलिए दाईं ओर होगा। तो ये रहा आज का पार्ट 1 वीडियो। अब मिलेंगे आपके साथ पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।